जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है नवंबर मास का लग्न फल। 2 एपिसोड पहले बनाए जा चुके हैं जिसमें 3 लग्नों की चर्चा की गई है। आज तीसरा है और इसमें तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 लग्नों की चर्चा की जाएगी। बाकी बची हुई 3 इससे अगले एपिसोड में आ जाएंगे। कुछ ऐसे योगों की चर्चा पहले कर लेते हैं कि जो कॉमनली बनते हैं और उनको फिर बीच बीच में बताने में बहुत समय ना लग जाए, तो मैं उसे अभी बता देता हूं। उसमें से एक होता है अधम योग। जब भी चंद्र और सूर्य या सूर्य से चंद्र केंद्र में आता है, सूर्य से चंद्र जब केंद्र में आता है तो ये अधम योग बनता है और ये अच्छा योग नहीं है। उसमें उन प्रयासों का जो कुछ भी हमें मिलने थे रिजल्ट्स, अच्छे मेहनत, भागदौड़, प्रयास, जो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। डिटेल स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। दूसरा नंबर पर होता है समयोग। जब सूर्य और चंद्र के बीच में जो गैप है, ये जो एक दूसरे से वो 2, 5, 8 और 11 का होता है, तो ये योग बनता है। इसका नाम है समयोग, मतलब एट पार रिजल्ट्स आते हैं, ना अच्छे ना खराब। ये हुआ। और फिर तीसरे नंबर पर होता है वरिष्ठ योग। जब सूर्य और चंद्र के बीच में 3, 6, 9 और 12 का फर्क होता है तो ये योग बनता है। तो ये कॉमन बनने वाले योग हैं। और भी 2-4 योग हैं, जैसे गज केसरी योग। जब गज केसरी योग का बनता है जब गुरु और चंद्र दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो या चंद्र से गुरु केंद्र में हो, तब भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। ये बहुत अच्छा योग है, लेकिन ये हर कुंडली में हर लगन पर बनेगा। शकट योग। जब चंद्र और गुरु एक दूसरे से 6ठे, 8वें, 12वें, यानी चंद्र से गुरु 6ठे, 8वें, 12वें बैठते हैं तो ये योग बनता है। तो ये भी एक खराब योग है। इनके कुछ फिर काट के योग भी होते हैं। लग्नेश लगन को देखे तो वो सब तफसील में बहुत ज्यादा लूंगा तो ये वीडियो खत्म ही नहीं होगा। तो हमने बात कर ली केंद्रुम योग की, शकट। फिर एक होता है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग तब बनता है जब चंद्र दोनों तरफ से खाली हो, यानी इसके अगले घर और 12वें घर में कोई भी ग्रह ना हो और सूर्य या राहु को गिना नहीं जाता है, सूर्य राहु केतु को नहीं गिनते इसमें, उसके अलावा कोई भी ग्रह ना हो तो ये केमद्रुम योग बन जाता है। लेकिन ये कब भंग हो जाता है? जब चंद्र से केंद्र में कोई ग्रह बैठेगा तो ये भंग हो जाएगा और इसका नाम कल्पद्रुम योग हो जाएगा। तो केंद्रुम योग की तोड़ है कल्पद्रुम योग। कल्पद्रुम योग बन गया तो केंद्रुम योग अपने आप ही समाप्त हो जाता है। केंद्रुम योग बहुत खराब होता है। ये पूरी की पूरी कुंडली का ही सत्यानाश कर देता है। आमतौर पर जो भी शुभ योग मिलने हैं वो फिर मिलते ही नहीं है। लेकिन जब कल्पद्रुम योग बनता है तो हट जाता है। तो मैं गज केसरी योग, शकट योग, केंद्रुम योग और कल्पद्रुम योग बता चुका। ऐसी वेशी, वोशी, उभयचरी योग होते हैं जो सूर्य के आगे कोई ग्रह, सूर्य के पीछे कोई ग्रह, फिर ये मंगल से भी देखे जाते हैं। इन सब योगों को बीच बीच में यथासंभव लेके चलूंगा। ये सारे डिटेल्स अभी एडवांस में मैंने बता दी। ये गोचर की कुंडली है, इसे आप लगन से देखें। लगन से देखने पर अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप इसे राशि से नहीं देख सकते, देख सकते, लेकिन फिर भी मेरा मत है लगन से देखा जाना अधिक सटीक फल देता है। तो लगन से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये क्योंकि गोचर है तो इसे एक गाइडलाइन के तौर पर ही इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। एज इट इज 100% किसी पे भी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास हमारी अपनी एक जन्म कुंडली भी है जो जन्म के समय जिसने ग्रहों की स्थितियों को तय करा है, उसके ऊपर इनके तालमेल के साथ असर होता है। यानी सिर्फ गोचर ही पूरी तौर पर प्रभावी हो ही नहीं सकता, इसको भी समझना है। तो एक गाइडलाइन मिल जाती है लमसम कैसा महीना हो सकता है। बहुत अच्छा और बहुत खराब के लिए आपकी अपनी कुंडली भी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो अब शुरू करते हैं तुला लगन से, क्योंकि अब हमारी लगन है तुला जिस पर हमें चर्चा करनी। तो तुला लगन की स्थिति ये रहेगी कि लगन में ही कई ग्रह बैठे हैं और लग्न चर राशि की है और चर राशि में ही कई ग्रह हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य, बुध, मंगल, शनि, गुरु, ये सभी चर राशि में। तो एक बहुत ही सुंदर योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है जिसका नाम है रज्जु योग।
कब बनता है रज्जु योग? जब लग्न चर में हो और लग्न में ही कई सारे ग्रह भी उसमें आ जाएं चर में ही, तो ये योग का निर्माण होता है। तो ये बहुत अच्छा योग है, इसका बहुत अच्छा फल मिलता है, इससे यश लाभ सम्मान सबकी प्राप्ति होती है। लग्न का स्वामी अगर हम ध्यान देंगे तो उसकी स्थिति तीसरे घर में बैठती है। तो लग्न का स्वामी कहाँ है? तीसरे भाव में। तीसरे भाव में लग्नेश की स्थिति अच्छी है। ये कभी कभी मेहनत के रिजल्ट्स थोड़े देर से भी देता है कभी कभी, लेकिन आमतौर पर सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से अच्छा है। तो ये योग हो गया अपने आप में अच्छा। लग्न की स्थिति, अब लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, कहाँ कहाँ से बैठे हैं? एक 11वें घर का स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि में बैठा है, मंगल उसका नीच भंग कर रहा है, मंगल उससे अस्त हो गया, ठीक है। तो सूर्य बुध मंगल, बुध आदित्य योग का भी यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अब क्योंकि लगन में कौन सा घर का स्वामी बैठा? 12वें घर का। तो ये अपने आप में खराब स्थिति होती है, क्योंकि ये जो भी छठे, 8वें, 12वें के स्वामी हैं, अगर वो लगन में बैठते हैं तो लगन की सामर्थ्य को कम करते हैं। लगन पर शनि की अपनी उच्च दृष्टि पड़ रही है, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन वो सूर्य बुध के ऊपर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य बुध मंगल के कॉम्बिनेशन पे भी पड़ रही है, और 2 दिन ऐसे होंगे जब चंद्र भी साथ में होगा, अभी 7-8 तारीख को ही। तो 4 ग्रहों पर एक साथ केंद्र में लगन में होना और उस पर शनि की दृष्टि पड़ना भी एक विशेष योग है। इसकी चर्चा सेपरेट करूंगा। तो ये स्थितियां हो जाती हैं। अब बात आती है कि अगर मैं ध्यान देता हूं तो लगन की स्थिति में हमने बयान कर लिया, लग्नेश की स्थिति ठीक है। यहाँ एक बहुत ही शानदार एक राजयोग बना हुआ है जिसका नाम होता है शशक महायोग। चौथे घर में यानी केंद्र में अगर शनि अपनी स्वग्रही स्थिति में हो तो इस योग का निर्माण होता है। ये बड़ा अच्छा है, फ्रूटफुल है, बहुत पहले से बना हुआ है, करीब 2 साल हो गए, और अभी निकट भविष्य में अप्रैल तक तो रहेगा ही। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है, इसको ये मेंटेन कर रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अब दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरा भाव हमारा धन भाव का है, बोली का, भाषा का, व्यवहार का कंट्रोलर है, और वो अस्त है। अस्त होने का अर्थ ये नहीं होता है वो ग्रह बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अस्त होने का अर्थ है कि वो काम तो करेगा पर बहुत अधिक नहीं। तो दूसरे घर का कंट्रोलर अगर अस्त है और वो लगन में आके बैठ गया है तो ये धन के योग के हिसाब से अच्छा है, इसमें कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है। तो धन के लिए यहाँ स्थिति ठीक हो गई, लगन की स्थिति ठीक हो गई, शनि का राजयोग है जो चौथे घर और 5वें घर के साथ बहुत अच्छा है, केंद्र त्रिकोण योग भी बना रहा है, शशक महायोग भी बना रहा है। अब आता है बात प्रयास। तीसरे घर का स्वामी बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना करके चौथे घर में बैठे, वो बड़ी अच्छी स्थिति मेंटेन करते हैं, तो इसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं है। इसका अर्थ है कि आपको आपकी मेहनत के हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे, प्रयास करने के रिजल्ट मिलेंगे, आपकी कोशिशें सफल होंगी। आपको अपने छोटे भाइयों से, अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर यानी सबॉर्डिनेट से, जूनियर से, सीनियर से, इन सब के साथ आपके तालमेल अच्छे रहने वाले। तो किए हुए प्रयासों के रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसमें कोई भी समस्या आती हुई नहीं दिखाई देगी। चौथे घर की स्थिति तो हमने बयान कर ही ली, क्योंकि वहां पर शनि का राजयोग है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है जिसका शशक महायोग का निर्माण हो रहा है। अब एक और आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा, तो एक और योग है जिसका नाम है काहल योग। काहल योग कब बनता है? जब चौथे भाव यानी केंद्र और त्रिकोण 9वां भाव, जब इन दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य हो और दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो तो इस योग का निर्माण होता है। चौथे भाव की स्थिति क्या है? वहां के स्वामी है शनि, और तीसरे घर की जो स्थिति है वहां के स्वामी है बुध। तो ये 21 तारीख तक, 3 तारीख से 21 तारीख तक योग का निर्माण होगा। उसके बाद ये योग टूट जाएगा क्योंकि तब बुध अपनी राशि बदल लेंगे। तो ये बहुत अच्छा योग हो गया काहल योग। ये बहुत ही सुंदर लाभ, भाग्य का, धन का, सुख का, संपदा का आनंद देने वाला योग होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। अब बात आ जाती है 5वें घर। 5वें घर के जो स्वामी है उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, उसमें कोई समस्या नहीं है। पंचम भाव का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी दोनों आपस में एक ही ग्रह हैं, तो इसे केंद्र कोण योग भी कहते हैं। संतान के सुख के हिसाब से, ज्ञान के सुख के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, समझबूझ के हिसाब से, सही मौके पे सही डिसीजन लेने के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ये बहुत अच्छा योग है। तो इसी से हम डाइजेशन भी देखते हैं, इसी से हम 5वें भाव से ही संतान का सुख भी देखते हैं, संतान की कामयाबी भी देखते हैं, और पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान इसी पे से दिया जाता है।
तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें कहीं कोई भी खराबी नहीं है, ये सभी सुख आपको प्राप्त होंगे पूरे महीने लगातार। इसके बाद बात आती है छठे घर की। अब छठे घर का स्वामी कहाँ बैठता है? चौथे घर में, सुखों के घर में, ठीक है। तो ये एक जो योग बना। अच्छा, एक और योग की चर्चा करते हैं जो बहुत बढ़िया है। पांचवें और छठे भाव का स्वामी अगर परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो या युति करते हो, यहाँ पर वो कौन कौन है? वो हैं शनि और गुरु। तो इसे योग का नाम है शंख योग। इसमें लगन को भी मजबूत होना चाहिए। यहाँ लगन की स्थिति ठीक है, कई ग्रह बैठे हैं और लग्नेश शुक्र तीसरे घर में, तो एक एवरेज सिचुएशन मेंटेन करता है। या भाग्येश बलवान होना चाहिए, तो भाग्येश लगन में ही बैठा है मित्र राशि में। तो शंख योग भी बहुत सा शुभ फल देने वाला, संतान से सुख, ज्ञान से सुख, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग, ये सारे बनते हैं। तो आपके लिए ना संतान की तकलीफ हो रही है किसी भी तरीके से, कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा, शत्रुओं से नहीं होगा, हेल्थ के इश्यूज भी ठीक रहेंगे, कर्जे की स्थितियां ठीक रहेंगी, शत्रु आपसे दबे रहेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनेंगे। तो ये शंख योग। पर इस शंख योग की विशेषता यहाँ पर ये एक और है कि जैसे ही 21 तारीख को बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे, ये शंख योग टूट जाएगा, ये लागू नहीं रहेगा। तो इसकी सीमाएं केवल 21 तारीख तक हैं। इसके बाद 21 के बाद जो पूरा महीना रहेगा उसमें शंख योग ये लागू नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं तो अब धीरे धीरे हम आए पांचवें भाव और सातवें भाव के बीच में भी एक केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है। अब देखिए, पांचवें भाव का स्वामी है शनि, सातवें भाव का स्वामी है मंगल। ये परस्पर एक दूसरे से केंद्र में है, मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में, तो इसे भी एक राजयोग कहते हैं। यहाँ पर ये मंगल और शनि के बीच में बन रहा है। ये वैवाहिक जीवन का सोच समझ का, प्लानिंग्स के रिजल्ट मिलने का। आज पांचवें घर से हम सोचेंगे क्या? सोच समझ, मंत्रित्व, ज्ञान, बुद्धि, फैसले, और उसमें पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा, ससुराल वालों का सहयोग प्राप्त होगा, या बच्चों से हमारी और पत्नी से हमारे तालमेल अच्छे रहेंगे। तो ये परस्पर जब ये योग बनता है तो ये बहुत ही सुंदर योग है। ये तरक्की के लिए, यश के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए बड़ा अच्छा समझा जाता है। इस योग को कहते हैं सिंपल राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग ही से कहते हैं। एक और राजयोग का है निर्माण हो रहा है, उसकी चर्चा भी कर लेता हूं। वो है सातवें भाव और नौवें भाव के बीच में। सातवें भाव का स्वामी कौन है? मंगल। नौवें भाव का स्वामी कौन है? बुध। तो मंगल बुध की युति लगन में ही हो रही है, ये भी अत्यधिक अच्छा है। अब देखिए, जो सातवें घर का स्वामी है वो वैवाहिक जीवन को, पत्नी को, सोच समझ को, रोजमर्रा की प्लानिंग्स को बिलोंग करता है। और जो नौवें घर का है वो हमारा भाग्य, हमारी पिता का आशीर्वाद, धर्म, ईश्वर की कृपा को बिलोंग करता है। और दोनों जब युति करते हैं, दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो या एक साथ हों, तो ये राजयोग केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। तो इसका लाभ हमें धन के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, ईश्वर की कृपा के हिसाब से, पिता के आशीर्वाद के हिसाब से, ससुराल का सुख, पत्नी से सुख, रोजमर्रा की आमदनी। और क्योंकि सातवां घर चौथे भाव से चौथा भाव होता है, तो जनरल सुख, साधारण सुखों के भी योग बनते हैं। तो यहां तक कोई भी खराब योग अभी तक तुला लग्न के लिए नहीं बनाए, सभी अच्छे अच्छे योग ही बन रहे हैं, इसमें कहीं कोई अभी तक परेशानी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं तो भाग्य का स्वामी की बात करते हैं। अब नौवां घर आ गया, भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है? लगन में। ये एक राजयोग है जो अभी मैंने आपको बताया। तो भाग्येश जब लगन में होता है और उसकी स्थिति सुंदर होती है, अगर वो शुभ है, जैसे कि यहाँ मित्र की राशि में है, तो भाग्य को बढ़ाने वाला है, धन को बढ़ाने वाला है, सम्मान को बढ़ाने वाला है। एक और पॉइंट पे ध्यान दीजिए, नौवां घर क्या होता है? पांचवें घर से पांचवां घर, यानी नौवें घर से हम संतान के सुखों का भी हिसाब लगाते हैं। तो वो स्थितियां अच्छी हो गई। तो इसका डायरेक्टली हमसे तालमेल हो गया, क्योंकि जब पांचवें से पांचवां, नौवां, नौवें से पांचवां, यानी हम खुद, तो हमारे और हमारे संतान के बीच में जो टाई अप है, एक योग है, सही योग है, वो बहुत ही सुंदर यहाँ बन रहा है। अब आती है दशम भाव की। दशम भाव के स्वामी है चंद्र, जो बार बार अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन क्योंकि गुरु की वहां पर लगातार उच्च दृष्टि पड़ रही है, वहां पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, शत्रु दृष्टि है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ना और अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। तो स्टेटस को लेकर के भी स्थितियां ठीक बने रहेंगी। एक दो दिन जब वो वृश्चिक राशि में रहेंगे तब ऐसी दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, 7, 8 या 9 तारीख के आसपास। बाकी सब बिल्कुल ठीक रहने वाला है। अब आती है आमदनी के हिसाब से। देखिए, 11वें भाव का स्वामी लगन में, इससे ज्यादा सुंदर स्थिति हो ही नहीं सकती। तो इनकम के नए नए सोर्सेज, पिता के साथ तालमेल की स्थितियां सब रहेंगी। सूर्य एक्चुअली अब नीच राशि में नहीं है, नीच राशि से 10 डिग्री के बाद वो निकल जाता है, तो अभी वो सिर्फ शत्रु राशि में, पर लगन में बैठा हुआ ग्रह आमतौर पर शुभ फल देने वाला होता है।
तो यहाँ पर भी स्थितियां बहुत अच्छी हैं और वो नीचभंग मंगल के कारण कर ही रहे। 12वें घर का स्वामी लगन में बैठा है, ये कोई बहुत सुंदर योग नहीं है, लेकिन क्योंकि बुध यहाँ 9वें घर का स्वामी भी है इसलिए उसे 12वें घर का स्वामी नहीं गिना जाएगा, इसे 9वें घर का स्वामी गिना जाएगा। इस हिसाब से वो खर्चों के हिसाब से भी खर्चे कंट्रोल में रहेंगे, आमदनी बहुत अच्छी रहेगी, भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, रुपया पैसा स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा, धन संग्रह का योग है। थोड़ी बहुत राहु के 8वें घर में बैठने के कारण आपको कमर दर्द की, थायराइड की या दांतों की या आंखों की दर्द की, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ये बड़ा छोटा सा फीचर है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, इसको ध्यान रखना जरूरी है। पर वैवाहिक जीवन की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। जो विवाह के इच्छुक हैं, जिनकी उम्र है विवाह की, उनके लिए विवाह का योग यहाँ पर बन रहा है। जो संतान के इच्छुक हैं उनके लिए संतान का बड़ा सुंदर योग बन रहा है। 21 तारीख से शुरू होगा, शादी का भी, विवाह का भी। पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के हिसाब से, बच्चों से सुख के हिसाब से, मकान के हिसाब से, वाहन के हिसाब से, माता जी के साथ, हायर एजुकेशन, ये सारी परिस्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। प्रयासों के फल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह कुछ भी ऐसी खराब स्थिति पूरे महीने में नहीं है कि जिसके लिए हमें फिक्र करने की जरूरत पड़े। स्थितियां बड़ी अच्छी और सुकून भरी हैं। तो ये तुला लगन की बात हो गई। अब बात वृश्चिक लगन। अच्छा, वृश्चिक लगन की स्थिति क्या है? एक जबरदस्त योग है वो भी, और वो योग है वापी योग। क्या मतलब होता है इसका? जब लग्न स्थिर हो और केंद्र में एक भी ग्रह ना हो, लग्न स्थिर हो और केंद्र में एक भी ग्रह ना हो, सारे ग्रह केंद्रों के अलावा हो, तो इसे वापी योग कहते हैं। ये भी बहुत अच्छे फल देने वाला योग समझा जाता है और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में आते हैं। ज्ञान, सम्मान, तरक्की, धन, पोजीशंस की स्थितियां ठीक बनती हैं, तो कोई ज़्यादा खराब नहीं है। लेकिन ये बड़ा स्थिर, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा मूडी, थोड़ा सनकी होता है, इसलिए परिवर्तन को आराम से स्वीकार नहीं करता। तो ये कमी इन लोगों में देखने में आती है कि ये परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, जिसके कारण इन्हें अपनी अकड़, अपने गुस्से के कारण बहुत सी चीज़ों को गड़बड़ कर जाते हैं कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लगन की चर्चा करते हैं। लगन में केतु बैठे और कोई भी ग्रह पूरे केंद्र में नहीं है। लग्न का स्वामी मंगल अस्त होकर के 12वें घर में। इस योग को लग्न दोष भी कहते हैं। इसका एग्जैक्ट नाम है अवयोग। तो ये योग बुरा है, खराब है, लगन को कमजोर करने वाला है, लगन की परिस्थितियों को कमजोर करने वाला है। इसका मतलब आपको सेहत को लेकर के, ब्लड प्रेशर को लेकर के, कानूनी दिक्कतों को लेकर, भागदौड़ को लेकर, खर्चों को लेकर के दिक्कतें देखने में आएंगी। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये खराब स्थिति है और पूरे महीने लगातार ये बनी रहेगी, क्योंकि मंगल 29 तारीख को उदय होंगे, लेकिन राशि नहीं बदलेंगे, राशि उसके भी बाद जाके बदलेंगी। तो ये पूरे महीने के लिए लग्न दोष बना, और एक ये दोष ही इतना भारी हो जाता है कि बाकी और अच्छे दोषों का भी ज्यादा अच्छा लाभ मिलने नहीं देता। लेकिन आगे बढ़ते हैं। दूसरा घर धन भाव, धन भाव का स्वामी गुरु, और गुरु बैठा है अपने से भी अगला, यानी जन्म कुंडली में, ध्यान से समझिए, दूसरा भाव है धन का, और दूसरे से दूसरा यानी तीसरा भाव भी धन का भाव गिना जाएगा भावत भावम के हिसाब से। और वहां पर बैठते हैं गुरु, यानी सेकंड भाव में शुक्र का बैठना धन के हिसाब से बहुत अच्छा हो गया, और वहां के स्वामी को भी अपने से अगले भाव में बैठना अच्छा योग हो गया, जहां गुरु नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। तो धन की स्थिति, बोली भाषा, व्यवहार की स्थितियां बड़ी अच्छी रहेंगी। कमांड रहेगी, शब्दों का हिसाब रहेगा, कुटुंब के साथ तालमेल रहेगा, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी सेहत खराब होगी तो कहीं से तो भगवान काउंटर करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी स्थितियां रहने वाली हैं। तीसरा घर हमारे प्रयासों का है, हमारे एफर्ट्स का है, हमारी सामर्थ्य का है। अब तीसरे घर की स्थिति भी बहुत अच्छी है। किस हिसाब से? कि वहां पर शनि अपने स्वग्रही स्थिति में बैठे हैं, तो मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन क्योंकि आप लगन दोष बनने के कारण ज्यादा मेहनत ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जितनी मेहनत करेंगे उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। भाइयों के साथ सहयोग प्राप्त होगा। आपके काम में कम से कम बाधाएं आएंगी, तो उसका आप जितना लाभ ले सकते होंगे आपको जरूर मिलेगा। चौथे घर का जो स्वामी है उसकी स्थिति यह है कि वो अपने से एक घर पीछे स्वग्रही होकर के शनि बैठा है। कोई खराब स्थिति नहीं है। माता जी के हिसाब से, मन के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, हायर एजुकेशन के हिसाब से देखें, मकान का, वाहन के सुख के हिसाब से देखें, तो ये सारी परिस्थितियां लमसम ठीक हैं। कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं है क्योंकि अपने से 12वें बैठा है, लेकिन क्योंकि स्वग्रही है तो ज़्यादा खराब स्थिति यहाँ पे नहीं है। और आगे बढ़ते हैं तो एक योग बनेगा
शंख योग की बात करते हैं। पहले शंख योग कैसे बनता है? जब पांचवें भाव और छठे भाव के स्वामी परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो। अब यहाँ पांचवें भाव का स्वामी कौन है? पांचवें भाव का स्वामी है गुरु, छठे भाव का स्वामी है मंगल। ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में है, तो ये शंख योग का निर्माण हुआ। ये संतान का, ज्ञान का, सही समय पे सही फैसले लेने का, शत्रुओं को काबू करने का, इस लिहाज से बहुत ही सुंदर योग समझा जाता है। तो ये योग आपके वहाँ पूरी तरह लागू है। संतान की सेपरेट बात करते हैं। संतान के घर का स्वामी नीचभंग योग बना रहा है अभी, और 21 तारीख को वो शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होकर के कौन से घर में आएगा? आपके चौथे घर में, अपने घर से 12वें। तो भी तो पूरी सूरत यानी पूरे महीने ऐसी कोई भी खराब स्थिति यहाँ पे नहीं बनने वाली है, वो सब बिल्कुल ठीक रहने वाली है। एक चीज और की मैं चर्चा कर लेता हूं कि देखिए, जब 21 तारीख को 3 ग्रह बदल चुके होंगे, सूर्य, बुध और गुरु, ये अपनी अपनी राशियां बदल चुके होंगे, तो इसके बाद जो वृश्चिक की एक स्थिति बनेगी उस पर ध्यान देते हैं। तो एक गजब का योग और बनेगा। मूसल योग का बनता है जब लग्न स्थिर में हो और कई ग्रह और भी स्थिर राशि में आ जाएं। तो उस वक्त सूर्य, बुध, केतु, राहु और गुरु, ये सारे ग्रह स्थिर में आएंगे। तो ये स्थिर में आ जाएं और नवम भाव का जो स्वामी है भाग्येश बलवान हो, जो बनेगा, तो ये योग बनता है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, सिर्फ एक ही समस्या होती है, अड़ियल होते हैं, जिसके कारण उन्हें दिक्कत देखने में आती है, परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। लेकिन ये योग भी बहुत अच्छा है। तो वापी योग भी अच्छा था, मूसल योग भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। एक और योग होता है जो अभी बनेगा कि जब कुंडली में छठे, 8वें भाव में कोई ग्रह ना हो। ये कब बनेगा? 21 तारीख के बाद, इसे ध्यान रखिएगा, उससे पहले नहीं है। छठे, 8वें में कोई भी ग्रह ना हो और अधिसंख्य योग ग्रह केंद्र में हो, या कम से कम चौथे घर में शुभ ग्रह जरूर बैठा हो, तो ये पर्वत योग का निर्माण होता है। बहुत ही अच्छा, शुभ फल देने वाला, आनंद देने वाला योग है। तो इसका ऐसा नहीं है कि वृश्चिक में सब कुछ गड़बड़ है, पर लग्न दोष होने के कारण इनके प्रभाव उतने आते हुए दिखते नहीं है, ये भी एक समस्या है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमने 5वें घर तक चर्चा कर ली, छठे घर की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी मंगल अस्त है, ये प्लस पॉइंट हो गया। ये एक प्लस पॉइंट है क्योंकि जिस भाव की हमें तकलीफ है उसी भाव का स्वामी शत्रु वीक हो जाएं तो भला हमारा हुआ। तो छठे भाव का स्वामी कहाँ गया? 12वें घर में। ये विपरीत राजयोग भी है, पर इस योग का एक खास नाम है, उसका नाम है हर्ष योग। तो यहाँ पर हर्ष योग का निर्माण हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो सप्तम भाव आ जाता है। सप्तम भाव का स्वामी अपने 8वें घर में बैठा है। अब ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये खराब स्थिति है। इसमें सुखों को लेकर के, वैवाहिक जीवन के एडजस्टमेंट को लेकर के शक, खींचतान, तनाव, पत्नी के स्वास्थ्य को कुछ समस्याएं, मनमुटाव, ये सब देखने में आ सकता है। तो थोड़ी सावधानी की जरूरत आपको निश्चित रूप से पड़ेगी, क्योंकि ये दिक्कतें आपको देखने में आ सकती हैं। अब और आगे बढ़ते हैं तो हम एक छोटे छोटे योग जो बन रहे हैं उनकी चर्चा मैं और कर लेता हूं। वो है केंद्र त्रिकोण योग। केंद्र त्रिकोण योग कैसे बनता है? जब कुंडली में जैसे चौथे भाव और 5वें भाव का स्वामी पे ध्यान दीजिए। चौथे भाव का स्वामी कौन है? गुरु, और शनि, और गुरु है 5वें का। ये दोनों एक साथ हैं, गुरु चंद्र की युति। तो 21 तारीख तक ये योग बना रहेगा, इसे केंद्र त्रिकोण योग कहते हैं। ये भी बहुत शुभ फल देने वाला है, खासतौर पर सुखों के हिसाब से, संतान के सुखों के लिए ये बहुत ही शुभ होता है। ये बड़ी अच्छी स्थिति है। और आगे बढ़ते हैं तो एक योग है, ये खराब योग है, अच्छा नहीं है, इसे हम कहते हैं दरिद्र योग। अब दरिद्र योग कैसे बना कि 11वां भाव जो हमारी आमदनी का स्वामी है और वो चला गया 12वें भाव में, तो ये दरिद्र योग बना। लेकिन बुध के यहाँ बैठने, दरिद्र का भाव क्या है कि इनकम ही खत्म हो गई, इनकम खर्च हो गई, इनकम खर्चे के घर में चलेगी। जब कमाई ही नहीं होगी तो ऑन दी और फायदा कैसे होगा? ये एक खराब स्थिति हो गई। और दशम भाव का स्वामी जब 12वें में गया, अब दशम भाव का स्वामी क्या है? सूर्य। तो फिर से समझिए कि सूर्य भी 12वें घर में चला गया और बुध भी 12वें में, तो दशम का भी स्वामी गया और 11th का भी गया, 11वें का। तो स्टेटस को भी समस्याएं आ गई, हमारी आमदनी को भी समस्याएं आएंगी और खर्चे बेहिसाब बढ़ गए। तो इसका अर्थ ये निकला, दोनों का नाम है अलग अलग, एक का नाम है दुर्योग, एक का नाम है दरिद्र योग। तो ये योगों का भी यहाँ निर्माण हुआ है। टोटल समरी नॉर्मल भाषा में एक बार फटाफट कर देता हूँ कि जब शुरुआत होगी पहले 21 दिन तो उस योग का नाम रहेगा वापी योग,
21 दिन के बाद जब तीन ग्रह अपनी राशियां बदल देंगे, सूर्य बुध गुरु, तो इस एक नया योग बनेगा जिसका नाम है मूसल योग। तो लगन की स्थिति लगातार पूरे महीने खराब रहेगी। मंगल अस्त होकर के 12वें घर में बैठे हैं, इसे अवयोग भी कहते हैं। अब मैं योगों का नाम छोड़ देता हूं। तो लग्नेश कमजोर होने से पूरी कुंडली कमजोर हो जाती है। सेकंड भाव में शुक्र बैठते हैं जो बोली भाषा व्यवहार के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन के हिसाब से स्थितियां अच्छी नहीं रहने वाली हैं। लग्न और सप्तम भाव के स्वामी में आपस में कोई तालमेल नहीं हो रहा है, तो स्थितियां खराब हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, खर्चों के हिसाब से स्थितियां अच्छी नहीं। प्रयास करेंगे तो उसके रिजल्ट जरूर प्राप्त होंगे। मेहनत करने पर रिजल्ट जरूर आएगा। भाइयों का सहयोग मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, माता जी का आशीर्वाद और कृपा मिलेगी, जिससे जितना संभव होगा बात बनी रहेगी। मकान का, वाहन के सुखों के योग बनते हैं। फिर भी अगर संभव हो तो इस पूरे महीने किसी तरह की खरीदारी या बेचना, मकान से संबंधित ना करें तो आपके हित में अच्छा है। संतान योग बहुत अच्छा है। संतान के साथ तालमेल की स्थितियां पूरे महीने बहुत अच्छी हैं। शत्रु पक्ष लगातार कमजोर बना रहेगा। हर्ष योग का लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन तो अच्छा है नहीं, जिसकी चर्चा मैंने की। यहाँ मनमुटाव, विचार, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण की स्थितियां देखने में आ सकती हैं। धन संग्रह का योग कमजोर है, लेकिन फिर भी एक योग बन रहा है जिसका नाम है सरल योग। जब भी 8वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें में कहीं चला जाता है तो ये बनता है, तो ये धन संग्रह का अवसर देता है। ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। भाग्य की स्थितियां अच्छी हैं। स्टेटस कमजोर है, आमदनी कमजोर है, खर्चे थोड़े से ज्यादा हैं। एक लमसम बहुत एवरेज स्थिति है, ज्यादा नहीं है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करना अति आवश्यक होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ हो तो मूंगा रत्न भी धारण किया जा सकता है। शुभ नहीं है तो नहीं पहनना, नुकसान हो सकता है। अब बारी आ गई है धनु लगन की। धनु लगन की चर्चा करते हैं। धनु लगन पे एक योग बन रहा है, पाप कर्तृ योग। अच्छा, ये कैसे बनता है? 12वें घर में केतु बैठे हैं वृश्चिक राशि में, और दूसरे घर में शनि बैठे हैं। तो जब लगन के दोनों तरफ पापी ग्रह आ जाए तो ये पाप कर्तृ दोष गिना जाता है। यहाँ पर जो ये शनि है ये कारक नहीं है, इस वजह से भी योग लागू हुआ, अन्यथा ये लागू नहीं होता। तो पाप कर्तृ योग लगना भी लग्न दोषों में से, जो उसकी 6-7 वैरायटी हैं, उसमें से एक है। इससे हम लग्न को थोड़ा कमजोर मान के चलते हैं। तो योग बना, लेकिन कुल मिलाकर इस योग का भी प्रभाव आएगा। लगन में ही शुक्र बैठते हैं, और शुक्र 11वें घर के स्वामी हैं, अच्छी स्थिति है, पर 6ठे घर के स्वामी भी हैं। लेकिन जो ग्रह 6ठे घर का स्वामी होगा, त्रिषडाय 6, 3, 6, 11, तो वो शुभ नहीं होता, और जब वो लगन में बैठता है तो कुछ हद तक लगन को कमजोर करता है। तो उसका लगन में बैठना भी कमजोरी आई, लगन को दिक्कत आई, और पाप कर्तृ दोषपना, ये भी एक समस्या देखने में आ रही है। इन दोनों से समस्या देखने में आएगी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है धनु लगन के लिए। आगे बढ़ते हैं तो कुटुंब के घर की स्थिति बहुत अच्छी है। शनि का वहाँ पे राजयोग है। बोली भाषा व्यवहार में थोड़ा रूखापन रह सकता है, और पर ठीक है, स्वग्रही है तो कुटुंब से सहयोग, परिवार का पूरा सहयोग, परिवार के साथ पूरे तालमेल की स्थितियां रहेंगी। और वहीं पर बृहस्पति भी है, तो बृहस्पति वहां पे अपना नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। लगन का दूसरे घर में आना और पापी ग्रह के साथ आना भी अधिक शुभ योग नहीं होता है। इसका भी एक विशेष नाम होता है, इसका नाम होता है वंचन भीति योग। मतलब डरा डरा सा रहना, चोरी ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, तो थोड़ा घबराया सा रहता है। और कहीं ना कहीं उसकी जो आदत होती है वो शंकालु प्रवृत्ति बन जाती है। तो ये वंचन भीति योग यहाँ पर बन रहा है। कब बनता है? जब लग्न का स्वामी यानी लग्नेश पापी ग्रह के साथ हो और कुछ कमजोर हालत में आ जाए, तो यह उस पर सिर्फ राहु की दृष्टि पड़ रही। इस बात पे भी ध्यान दीजिए, राहु की भी और मंगल की भी। तो यहाँ पर बृहस्पति थोड़ा सा कमजोर पड़ा, तो वंचन भीति योग बना जो हमें शंकालु बनाता है, मतलब हम थोड़े डरे से रह सकते हैं। तीसरा घर हमारे प्रयासों का, एफर्ट्स का है, धन का भी है। तो धन के हिसाब से यहाँ स्थितियां ठीक हैं। बोली भाषा जरा एवरेज है, कुटुंब का सहयोग अच्छा है, भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियां अच्छी रहेंगी। आपको की हुई मेहनत का रिजल्ट थोड़ी सी देर से मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। सफलताएं हर हालत में आएंगी, पर थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके लिए आपको हिम्मत बना के रखनी पड़ेगी। चौथा घर हमारे सुखों का है, और माता जी का भी है, हायर एजुकेशन का भी है, यात्रा का भी है, मकान का भी है, वाहन का भी है। उसकी स्थितियां लगातार ठीक हैं। पहले 21 दिन के बाद में जब बृहस्पति अपनी राशि बदल लेंगे तो ये योग थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा, ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि तब ये अपने से 12वें तीसरे घर में आ जाएगा, तो थोड़ी सी स्थितियां खराब वहां पे जाके हो जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर एक एवरेज के हिसाब से
ये अच्छी स्थिति मेंटेन करता है। सुखों की, वाहन की, माता जी का आशीर्वाद और प्यार, हायर एजुकेशन की स्थितियां, ये सारी ठीक है। पांचवें घर का स्वामी है मंगल, और मंगल जो है अपने घर को पूरी दृष्टि से देख रहा है, अस्त है फिर भी उसकी स्वदृष्टि का शुभ फल प्राप्त यहां होगा। तो संतान से संबंधित पढ़ाई लिखाई की स्थितियां यहाँ पे ठीक बनी रहेंगी, और ये मंगल 29 तारीख को उदय हो जाएंगे, उसके बाद भी यहीं पर रहेंगे कुछ दिन और, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति यहाँ पे मेंटेन करेगा। तो यहाँ संतान से सुख प्राप्त होने का योग बनता हुआ साफ साफ दिखाई देता है। अब बात आती है छठे घर की स्थिति की बात करते हैं। छठे घर की स्थिति यह है कि वहां पर राहु बैठते हैं जो शत्रु विजयी योग बनाता है, यानी वहां का स्वामी लगन में बैठता है, और ये लगन में मतलब शत्रु विजयी, शत्रुओं को जीतने नहीं देता, शत्रुओं के पर हावी रहता है, समस्याओं को कमजोर नहीं होने देता, उसका मनोबल मजबूत बना रहता है, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये अच्छी स्थिति है। शंख योग का भी यहाँ निर्माण हो रहा है। जो बात बता देता हूं वो ये है कि जब लग्नेश और दशमेश परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो, ये दोनों गुरु और बुध की बात हो रही है, तो दोनों एक दूसरे से परस्पर केंद्र में, शंख योग बहुत सा शुभ फल देने वाला, बहुत सा आनंद देने वाला है। इसकी कुछ केंद्र कोण योग भी बन रहे हैं। पंचमेश और सप्तमेश अगर एक साथ हों, पंचमेश क्या है मंगल, सप्तमेश क्या है आपका बुध, ये दोनों एक साथ हैं। पहले 21 तारीख तक तो है ही, 3 से 21 तक, फिर हट जाएगा। तो ये योग भी बड़ा अच्छा है। ये ज्ञान के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, संतान के हिसाब से, वैवाहिक जीवन के सुख के हिसाब से, उन दोनों की कुल कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये बड़ा सुंदर योग है, केंद्र कोण योग, इसीलिए इसे राजयोग की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर आपको इन सब चीजों का लाभ होता हो साफ साफ दिखाई देगा। सप्तम भाव की स्थिति की बात करते हैं तो सातवें भाव का स्वामी बुध 11वें घर में बैठा है, अच्छी स्थिति में है, यहाँ कोई खराब स्थिति नहीं है। और जो वो योग बना रहा है, मैंने जिसकी अभी चर्चा की थी वो आपने देखा। और एक योग यहाँ पर बहुत सुंदर बन रहा है जिसका नाम है काहल योग। काहल योग कैसे बन रहा है कि जब चौथे भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी परस्पर एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। चौथे घर का स्वामी कौन है? गुरु। 9वें घर का स्वामी कौन है? सूर्य। तो गुरु और सूर्य परस्पर एक दूसरे से केंद्र में 21 तारीख तक ये योग बना रहेगा, काहल योग। ये भी बहुत ही सुंदर योग है, बहुत से लाभ, बहुत से आनंद देने वाला योग है। इसमें एक शर्त ये रहती है, लगन मजबूत होनी चाहिए या भाग्येश मजबूत होना चाहिए। भाग्येश भी नीचभंग राजयोग बना रहा है, लग्नेश भी नीचभंग राजयोग बना रहा है। अगर उन्हें नीचभंग राजयोग मानते हैं तो फिर मजबूत मानना चाहिए, बहुत अच्छा योग यहाँ हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो चौथे 8वें घर का स्वामी है वो बार बार अपनी राशियों को बदलेगा, तो कभी धन जुड़ता लगेगा, कभी धन खर्च होगा, कभी धन जुड़ेगा, कभी खर्च होगा। ये छोटे मोटे चेंजेस थोड़े थोड़े आते जाते रहते हैं। बीच बीच में कई बार अचानक धन प्राप्ति का मौका भी मिलेगा, कुछ अच्छी डील्स का मौका मिलेगा जिसका फायदा आपको बाद में भी हो सकता है। एक और बहुत ही जबरदस्त योग बन रहा है जिसका नाम है धर्माधिकारी योग। ये कब बनता है धर्माधिकारी योग? जब 9वें भाव और 10वें भाव का स्वामी आपस में टाई अप कर लें, जुड़ जाएं, युति बनाते हों। तो यहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ हैं। जिनकी कुंडली में जन्म से ही ये योग होते हैं उनके लिए तो ये अत्यधिक सुफल देगा ही, लेकिन इस पूरे महीने लगभग पूरे महीने बीच में 3 दिन छोड़ देते हैं तो ये योग बना रहेगा। बुध आदित्य योग भी कह लो, पर यहाँ इसका नाम है धर्माधिकारी योग। तो ये बड़ा सुंदर योग है, इसमें कोई खराबी परेशानी की बात नहीं है। पंचमेश और नवमेश, एक और योग पे ध्यान देना है। पंचम भाव का स्वामी क्या हुआ? मंगल। और 9वें भाव का स्वामी क्या हुआ? सूर्य। ये दोनों भी एक साथ हैं। तो जब पंचमेश और नवमेश एक साथ होते हैं तो इस राजयोग का निर्माण होता है। इसका कोई विशेष नाम नहीं है। 5वां घर मंत्रणा का और पंचम से पंचमी मंत्रणा का या मंत्री का। तो ऐसे योग जब ये दोनों जुड़ते हैं तो हमारी सोच समझ, प्लानिंग, हमारी विचारशीलता इतनी बढ़ती है। तो आमतौर पे इसे मंत्री होने का योग भी कहते हैं, मंत्री पद प्राप्त करने का योग भी कहते हैं। बहरहाल गोचर में तो कितना लागू होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये योग भी बहुत शुभ है। तो स्टेटस की बात करते हैं तो स्टेटस बहुत अच्छी स्थिति में, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। जो 10वें भाव का स्वामी है वो 11वें घर में बैठा है, बहुत अच्छी है। भाग्य का स्वामी है वो भी 11वें घर में बैठा है। 11वें घर का स्वामी लगन में बैठता है तो आमदनी का भी अच्छा है, स्टेटस का भी अच्छा है, भाग्य का भी अच्छा है। यहाँ कहीं कोई भी बहुत खराबी नहीं है। और जो खर्चों के घर का स्वामी है 12वें घर का, उस स्वामी की स्थिति प्लस पॉइंट क्या है कि वो बैठा हुआ है आपके 11वें घर में, अपने से 12वें से 12वां घर कौन सा हुआ? 11वां। तो खर्चों को भी कंट्रोल करेगा। तो धनु की लमसम स्थिति बेहद अच्छी है, इसमें ऐसी कोई बहुत खराबी नहीं है।
दो छोटी छोटी गड़बड़ियां आएंगी जो 21 तारीख के बाद देखने में आएंगी। क्या आएंगी कि सूर्य बुध अपनी राशि बदल करके कहाँ जाएंगे, सूर्य 16 तारीख को बदलेंगे, बुध 21 को बदलेंगे, तो मैं 21 को इकट्ठा ले रहा हूँ, ये 12वें घर में आ जाएंगे। तब ये जो धर्माधिकारी योग है वो टूट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि जब भाग्य का स्वामी 6, 8वें 12वें में जाता है तो इसे दुर्भाग्यशाली योग कहते हैं, और स्टेटस का स्वामी 10वें भाव का स्वामी जब 6, 8वें 12वें जाता है तो इसे दुर्योग कहते हैं। 7वें घर का स्वामी भी बाहर जाएगा तो इसे दुष्कृति योग कहते हैं, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी कहाँ गया, 12वें घर में। तो थोड़ी स्थितियां बिगड़ जाएंगी 21 तारीख के बाद। वहां पे जो ये अच्छे अच्छे राजयोग हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि ग्रह 8वें घर में आ जाएंगे। इस कारण लमसम धनु के लिए अच्छी है। एक पूरी समरी फटाफट कर देता हूं। लग्नेश की स्थिति अच्छी है, लग्न अच्छा है, लग्न में शुभ ग्रह बैठते हैं, तो सेहत के हिसाब से, बोली भाषा व्यवहार के हिसाब से, धन के हिसाब से, कुटुंब के सुख के हिसाब से बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी पूरे महीने। प्रयास का लाभ होगा, भाइयों से सुख की स्थितियां अच्छी रहेंगी, उनसे सुख प्रेम अपनापन के योग बहुत अच्छे रहेंगे, तो कोई समस्या नहीं है। सुखों के हिसाब से बात करते हैं, माता जी का आशीर्वाद, मकान का, वाहन का, घर का, मन के आनंद का, अपनी इमेज का योग अच्छा बना रहेगा लगभग पूरे महीने। संतान से सुख, ज्ञान से सुख, पढ़ाई लिखाई का फायदा, पढ़ने का कंसंट्रेशन बनना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का योग भी बनने का बड़ा सुंदर यहाँ पे, यानी अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनका, आप स्वयं पढ़ते हैं तो आपका, ये योग बड़ा अच्छा बना रहेगा। इसकी कोई यहाँ पे समस्या होती हुई नहीं दिखाई देती। ये बड़ा आनंद की स्थिति हो गई। 6ठे घर में राहु के कारण शत्रु विजय योग बनता है, शत्रुओं पर जीत हासिल करने की ताकत बनती है, बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। बीमारियां ठीक रहेंगी, कंट्रोल रहेगा, कर्ज कुछ दिया है तो उसकी वसूली होगी, कुछ प्रॉब्लम, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके भी आपको पैसा मिल सकता है, ऐसा भी देखने में आएगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति पहले 21 दिन तक तो बहुत अच्छी है, पर बाद में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जो बुध हैं वो 8वें घर में चले जाएंगे, खराब स्थिति। धन संग्रह के कई बार मौके मिलेंगे। भाग्य की स्थिति पहले 16 दिन तक तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वहां बड़े अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, पर 16 दिन के बाद बचे हुए महीने में ये स्थिति थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि तब सूर्य कुंडली के 12वें घर में चले जाएंगे, ये खराब योग होता है। 10वें भाव पे भी यही बात लागू होती है। पहले 21 दिन तक तो बहुत अच्छे, 21 दिन के बाद में थोड़ा सा स्टेटस को दिक्कतें जरूर आएंगी, पर बुध बहुत जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं, इसलिए बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आमदनी के घर के स्वामी शुक्र लगातार इस पूरे महीने यहीं पर बैठे रहेंगे और बहुत अच्छी स्थिति को मेंटेन करते हैं, और कुछ वक्री और कुछ मार्गी होगी, यहाँ अभी और रुकेंगे, तो आमदनी को लेकर के स्थितियां बराबर ठीक बने रहेंगी, नए सिरे से मौके मिलेंगे। हम 12वें घर की बात करते हैं तो खर्चे कंट्रोल में रहेंगे, खर्चे ज़्यादा नहीं होंगे, किसी न किसी कारण खर्चों पर भी लगाम लगी रहेगी। तो एक लमसम मैंने सारा समरी आपको नॉर्मल शब्दों में फटाफट बता दिया। सारे योगों का भी मैंने जितना संभव हुआ, उनके डेफिनेशन और उनके नाम भी मैंने आपको बताए, इससे अंदाजा हो जाए कि लगभग पूरा एक महीना कैसा जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया जा रहा है। आपको इसके लिए कुछ फीस देनी है, जो भी जब आप मुझसे संपर्क करेंगे तो आपको फीस कितनी और कैसे देनी है, ये सारी जानकारी दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।